आज हम लोग किस चीज़ का डिस्कशन करेंगे? रेजिस्टेंस का। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे और रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा है और अगली क्लास में जेई और एडवांस के लिए, नीट के लिए कैसे क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हिंट आपको देते जाऊंगा, थोड़ा सा रिवीजन कराते जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसको ज़रा मज़े लीजिए। देखिए, रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? द ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर in flowing charge or electricity through the conductor is called resistance. ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन फ्लोइंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, राइट। तो अब इसका फार्मूला आप लोग जानते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा? सपोज देयर इज ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो। ठीक, जैसे ये क्या हो सकता है? इस तरह से भी हो सकता है ना। मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह से है, ऐसा भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है। इसका लेंथ मान लीजिए कितना है? एल है, लेंथ क्या है? एल। और ये साइड जो है ना, ये साइड, ये एक्स है और ये जो साइड है ये वाई है। मतलब लेंथ कितना हो गया? एल, ठीक है। हाइट कितना हो गया? हाइट कितना हो गया? एक्स। और विड्थ कितना हो गया? फॉर एग्जांपल वाई। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई। ओके जी। अब यहाँ पर ये कैसा है? सिलिंड्रिकल है, राइट ना। अब इसका रेडियस मान लो यहाँ पर कितना है? आर है, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? एल है। ओके, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये ट्राइंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, ये जो शेप है ये ट्राइंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो यदि लेंथ एल और दिस दैट है, इसका लेंथ एल है और रेजिस्टिविटी रो है। रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल के। आगे पढ़ेंगे हम लोग। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी। देन वी नो दैट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाय ए, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है जो आपने पढ़ा है? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसका जो थिकनेस, लेंथ कितना है? एल। रेडियस कितना है? मान लीजिए इसका रेडियस आर दिया है, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितना है? रो। रेजिस्टिविटी में रेडियल की प्रॉपर्टी है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाय सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यदि मान लो
कि अब जैसे मान लीजिए कॉइन है, आपके पास एक मेटल का कॉइन है, मेटालिक कॉइन का थिकनेस, मेटालिक कॉइन का थिकनेस जो है ना वो कितना है, मान लो इस 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, ठीक। और उसको यदि वायर को कनेक्ट किया, जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलरली पास होता है, तो जो सरफेस, जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलरली पास करेगा दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और जिसके पैरेलली पास करेगा, ठीक है, जिसके अलोंग पास करेगा वो क्या होता है, लेंथ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर अपन ने लिया इसको, क्वेश्चन इस तरह से हो, यदि आपका जैसे देखिए जो क्वेश्चन हो वो मान लो ऐसा है, तब क्या आंसर बनाएंगे, यहाँ पर देखिए जरा, यदि एक क्वेश्चन इस तरह से है, ऐसा एक आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, राइट। अब इसका लेंथ है मान लो a, ठीक है, इसकी हाइट जो है ना b है और विड्थ क्या है c, ओके। इसकी रेजिस्टिविटी रो है, राइट। अब मान लीजिए इसको, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फॉर एग्जांपल ऐसे पास किया, ठीक है, इस तरह से पास किया, ठीक। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये जो होगा ना दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये 1 नंबर ले लिया अपन ने, ठीक है, ओके। तो इस 1 नंबर के अक्रॉस, 1 नंबर के अक्रॉस जो यदि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता है तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो तो रहेगा ही रहेगा, लेंथ क्या हो जाएगा a, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पे ये हो जाएगा c इंटू बी, ओके जी। अब यदि मान लो आप इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ्लो कराते हो, ऐसे फ्लो कराते हो, ठीक है, मतलब बी के अलोंग फ्लो कराते हो, इलेक्ट्रिक करंट को बी के अलोंग फ्लो कराते हो, और 2 नंबर का मान लो ये ऐसा बनाया आपने, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट किसके अलोंग है, बी के अलोंग, तो बी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, C इंटू ए। तो योर आंसर विल बी रो इंटू बी इंटू सी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। अब इसी तरह से यदि मान लो इलेक्ट्रिक करंट को अपन ये क्या 3D है ना, तो ऐसे पास कराया अपन ने इस तरह से, ठीक है, समझ गए, इसके C के अलोंग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, राइट, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू बी हो जाएगा, राइट, सरफेस एरिया A इंटू बी हो जाएगा, ओके। तो जैसा दिया रहेगा वैसा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक, एक स्टेप क्या आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि ये सब तो सिमेट्रिक है ना। अब मान लो आपको SC वर्मा में एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका जो सरफेस एरिया है ना एसिमेट्रिक है, कैसा है, एसिमेट्रिक है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की रो, ठीक है, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस ये कितना है जानते हो, इस पार्ट का रेडियस a, और इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है, b है, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना है, b। इफ इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो थ्रू दिस, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा। तो आप इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी आपने नहीं पढ़ा, तो यू कैन नॉट सॉल्व इट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कब सॉल्व करेंगे, 11th एंड 12th क्लास में सॉल्व करेंगे, ड्यूरिंग
नीट एंड जेई के प्रिपरेशन में सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो अब इसका रेडियस कितना और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है जानते थे आप? आज फॉर्मूला लिख लीजिए, रो तो रहेगा ही, लेंथ कितना है ये एल हो गया, इसको एल लिख लीजिए, और सरफेस एरिया की जगह पर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट हियर पाई ए इंटू बी। ठीक है, पाई ए इंटू बी, ये रेडियस और इस रेडियस का मल्टीप्लिकेशन पाई ए इंटू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपने नहीं पढ़ा, इसका डेरिवेशन इंटीग्रेट करके बनाते हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों का ये कौन सी इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा इसका मजा लीजिए कंबाइंड करके आगे, लेकिन हमको यहाँ तक जाना है। हाँ, दूसरी बात देखो, अभी क्या होता है कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, सभी जगह कांस्टेंट 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 ले रहे है ना, तो जरूरी नहीं है मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे कॉपर है और उसमें कोई मिक्सचर मिलाया, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी इसके अलावा इधर से इधर चेंज होता गया या इसमें चेंज होता गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे। ओके, ठीक, अब जाइए जरा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जरा, जैसे मान लो कि आपको एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर ने तो देखा ना रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की, ठीक है, रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मटेरियल की होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी नहीं होती। किसकी रेजिस्टिविटी होती है, मटेरियल की होती है, वो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए, ठीक है, एक length of a conductor L is equal to 1 meter and area of cross section and area of cross section of the conductor is 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है इसका, एज 100 ओम। ठीक है, फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल जो होता है ना, ये सॉरी रेजिस्टिविटी जो होता है वो किस पे है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। नो 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 नो, ठीक है, ये मटेरियल, हाँ, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करेंगे उस फार्मूले को अप्लाई के आर करके, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लिखेंगे। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाय एल, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 100 ओम है तो 100 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नीट के बच्चे क्या करते हैं, बेसिक मिस्टेक करते हैं, तो थोड़ा सा इस जो 8-10 दिन का आपको टाइम इंटरवल है, वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े ऐसी गलतियों को ठीक करने का। ठीक है, देखो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, या 10⁻³ नहीं लिखेंगे, ये क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर, 10⁻³ होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁻⁶। समझ में आया, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी मीटर है, एल कितना है, 1 मीटर, राइट, एल कितना, 1 मीटर। अब देखो ये क्या, इसका यूनिट क्या है, ओम, इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या, मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं, तो
तो जो आपको आंसर मिलेगा 10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर, राइट। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर। अब देखो जरा यहाँ पर इसके बाद अपन थोड़ी सी रेजिस्टिविटी की चर्चा करते हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं अभी रेजिस्टिविटी इज मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी इज मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी कैसे होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी देखिए जरा, रियली में जो फार्मूला होता है ना, रेजिस्टिविटी, अभी 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा? फटाफट ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हो आप, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, ऐसा करते हो ना, है ना। और डेफिनेशन का लिख दो, बड़ी मजेदार डेफिनेशन लिख दो, इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर यूनिट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, देन है ना रो इज इक्वल टू आर। और आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? इफ रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हो? इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, और यूनिट बोलते हो, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज called resistivity of that conductor। नहीं, गलत है ये, ठीक है, ये इज कॉल्ड नहीं होता, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है। ये क्या होता है? न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है, समझ गए। तो इस फॉर्मूले की जगह पर हम लोग जो रियल में फॉर्मूला पढ़ेंगे वो फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? एक कंडक्टर है, ठीक। अब इसमें जो देयर आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं? यहाँ पर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जानते हो रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। जैसे एयर में डस्ट पार्टिकल्स रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इसी तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इनकी नेट वेलोसिटी 0 होती है। नेट वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। इसीलिए ड्यू टू थर्मल एजिटेशन जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, इसके कारण इनका जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो कहोगे ना, अब तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो किसी भी कंडक्टर में यदि उसको अपन कॉपर का वायर है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया और थर्मल एजिटेशन के कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए, नहीं, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन कैसा मूव करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। कैसा मोशन होता है उसका? रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन में ड्यूरिंग रैंडम मोशन वो अपने अगल बगल के पार्टिकल से टकराते रहते हैं, और टकरा टकरू करके जहाँ हैं वहीं पहुँचते रहते हैं। तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? 0। थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि क्या होता है कि वेलोसिटी और स्पीड, इसमें डिफरेंस आप लोग जानते हो, है कि नहीं? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यदि वेलोसिटी 0 है तो स्पीड का 0 होना जरूरी नहीं है, राइट ना? स्पीड का 0 होना जरूरी
नहीं है। तो उसी कंसेप्ट पर यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, 0। अब देखिए जरा, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ड्यूरिंग जिगजैग मोशन एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सब जा रहा है इधर उधर, तो और बिटवीन टू कॉलिजन्स वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, लीनियर मोशन करते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है, वो दो कॉलिजन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, फ्री पाथ। क्या बोलते हैं उसको, फ्री पाथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है, फ्री पाथ, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ उसकी जरूरत नहीं है वैसे। अब इस फ्री पाथ को कवर करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है, समझ गए। और ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और कैसा टेम्परेचर डिपेंडेंट, यदि मान लीजिए टेम्परेचर थीटा डिग्री सी है या इसको टेम्परेचर टी डिग्री सी है, तो टेम्परेचर टी के इनवर्स। क्यों, सिंपल सी बात है, यदि टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल स्पीड बढ़ेगा, समझ गए, स्पीड बढ़ेगा। तो दो कॉलिजन के बीच में जो ये फ्री पाथ कवर करेगा उसमें स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ा तो टाइम कम हुआ, राइट ना। तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब देखो, यदि इस कंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना है, n है, ठीक। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये चार क्वांटिटी मिलकर के इस रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होता है m बाय n e स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रो का फार्मूला क्या हो गया, ये होता है बेसिक फार्मूला, समझ गए। रो इज इक्वल टू m बाय n e स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। अब देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास इसका वैल्यू क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और e क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, राइट ना। तो एट एनी टेम्परेचर T दिस टाउ इज कांस्टेंट, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक थर्मल कंडीशंस आर कांस्टेंट। तो टाउ क्या हो गया, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मजेदार चीज हो गई, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। ओके जी, मतलब इस रेजिस्टिविटी को दिस मास इज कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, ठीक है। मान लो कॉपर लो या आयरन लो, ठीक है, या एल्युमिनियम लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसमें m और e के वैल्यू में चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर टाउ क्या कांस्टेंट हो गया। तो रो के वैल्यू को कौन डिसाइड करता है, रो के वैल्यू को कौन डिसाइड करता है, दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, राइट ना।
सिल्वर में और ज़्यादा होता है, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी और कम होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम में कॉपर से कम होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, राइट ना। ठीक है, तो इस तरह से नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, अब n का वैल्यू चेंज होगा, जरा गौर फरमाइए, n का वैल्यू यदि चेंज करोगे ना तो मटेरियल ही चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा। लेकिन n का वैल्यू यदि सेम है तो 2 मीटर का कॉपर वायर हो या 10 मीटर का कॉपर वायर हो, दोनों में n का वैल्यू क्या होगा, सेम। यदि मान लो 3 मीटर का एल्यूमिनियम का वायर हो चाहे 300 मीटर का एल्यूमिनियम का वायर हो, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, लेकिन यदि सब कुछ सेम है, 1 मीटर का कॉपर का वायर है, 1 मीटर का एल्यूमिनियम का वायर है, तो यहाँ डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट क्या हो गया, बोलिए डिफरेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो गया तो रेजिस्टिविटी डिफर हो गया। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिफर हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ओके जी, ठीक है, इट मीन्स रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और क्या होता है, और क्या होता है, ये जो रेजिस्टिविटी है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मैंने आपको बोला ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, लेकिन यहाँ पर इसको बनाने के लिए देखिए रेजिस्टिविटी को इस तरह से बनाते हैं, इसका फॉर्मूला टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, एज देखो जरा, अब रो मान लीजिए T डिग्री सी पर, ठीक है, T डिग्री सी पर इसकी जो रेजिस्टिविटी, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी ना, वो क्या कैसे चेंज होती है, तो 0 डिग्री सी पर यदि मान लो रेजिस्टिविटी कोई रो 0 डिग्री सी है, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है इसीलिए इसको लिखते हैं रो इंटू टी, मत समझना इसको। ठीक है, ओके, तो 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट डिग्री सी में। ठीक है, टी माइनस टी नॉट डिग्री से। इस तरह से ये किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और मजेदार चीज देखिए, ये जो अल्फा होता है ना, अल्फा ये मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, इट इज पॉजिटिव फॉर मेटल। जितने भी मेटल्स है ना इसके लिए क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, समझिएगा जरा इसको। और इस अल्फा का जो वैल्यू होता है ना, ये अल्फा जो होता है ये नेगेटिव होता है, किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। अल्फा इज ए नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, और अल्फा इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी होता है, किसके लिए, कांस्टेंट फॉर कांस्टेंटन एंड मैंगनीज। ठीक है, कांस्टेंटन, मैंगनीज, टंगस्टन, इस सब के लिए अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। इसीलिए यदि मान लो पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें पोटेंशियोमीटर होता है, मीटर ब्रिज होता है। ठीक है, उस समय कांस्टेंटन और मैंगनीज का वायर यूज करते हैं। ठीक है, किसका वायर यूज करते हैं, कांस्टेंटन एंड मैंगनीज का वायर यूज करते हैं। अब देखिए अल्फा पॉजिटिव है, किसके लिए, मेटल्स के लिए, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रो इज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है,
मतलब सभी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है उसका उसकी बात जानते हो क्या होता है? सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है। बड़ी मजेदार चीज है, देखिए हाँ, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर पर तो जीरो होता है, इसीलिए वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर उसको क्या दिया, हीट एनर्जी दिया, किसी भी मेथड से दो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के दो या जैसे दो, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके मान लीजिए अपन ने उसको हीट एनर्जी दिया, ठीक, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगता है, राइट। देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि देखना उसमें तो था ही नहीं ना, ठीक है, अब इस फार्मूले में नहीं बोलेंगे एग्जाम पे, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, करंट कैरियर ही नहीं था, ठीक है, तो चार्ज को ले कौन जाएगा, तो करंट कैरियर बढ़ता है, इसीलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता है। ओके, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। आया समझ में? ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह जो होता है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए ये नेगेटिव होता है। ओके जी, तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टिविटी में थोड़ी सी बातें अपन ने सीखा यहाँ पर, उसके लिए फार्मूला ये अप्लाई करेंगे आज के बाद। ठीक है, अब इस सब का एक्सप्लेनेशन आपको जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे मेन क्लास में ये सब होगा। अब आप यहाँ पे क्यों पढ़ते, इसीलिए कि थोड़ा सा आपको क्लिक होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एडिशन करते जाएंगे, ठीक है, और जैसे ये लॉकडाउन फिनिश होता है उसके बाद हम लोग मेन क्लास स्टार्ट करेंगे, जो वीडियो जाएंगे उसके आपके मेन क्लास के जाएंगे, ठीक है, इसको भी नोट करते हुए चलने का, सीखते हुए जाने का, राइट ना, राइट। चलिए ये तो हुई आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात, यहाँ आपने सीखा इसको। ओके, अब रेजिस्टिविटी से फिर से हम लोग रेजिस्टेंस पर आते हैं, ठीक है, कहाँ पर आते हैं, रेजिस्टेंस पर आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो अभी आप लोग जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब यहाँ पर वन बाय वन हम देखते हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे, जरा देखिए यहाँ पे रो एल बाय ए, तो ये क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये कब, व्हेन, समझना पड़ेगा इसको, व्हेन रो एंड ए आर कांस्टेंट और सेम, ठीक है, ओके जी, रो एंड एल आर सेम, राइट। नंबर 2, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्हेन रो एंड एल आर सेम, मतलब क्या हुआ, दो कंडक्टर सेम मटेरियल का है और उसका लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, देन दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, समझ गए। अब देखिए जी, इसको हम लोग और देखते हैं, ये सब क्या है,
क्वेश्चन बनाने की टेक्निक है। फॉर्मूला तो वही रो इज इक्वल टू एल बाई ए, यस, समझे। उसमें आप वीडियो गेम जितना हम दिमाग चलाएंगे उतना इजीली समझते जाएंगे और क्या होता है उसी को और अच्छी तरह से हम लोग समझते जाएंगे। देखिए जरा सा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया रो इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए कर्व व्हेन दो मटेरियल जो है ना सेम है, दो कंडक्टर है, एक थिक है, एक मान लीजिए ज्यादा मोटा है, एक पतला है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है। नंबर 3 देखिए, आर, अब वीडियो गेम बनेगा, ठीक है। आर, एक और लिखिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, लेकिन कब? व्हेन एल एंड ए आर सेम, ठीक है, ये सेम है तब। नंबर 4, अब देखिए जरा, ये जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं जानते? ठीक है, मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी रो है, रो, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना हो गया ए, इसका लेंथ कितना है एल, ठीक है। आपसे बोलेगा वॉल्यूम कितनी हो गया, वॉल्यूम भी इक्वल टू क्या होता है ए इंटू एल, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी मान लीजिए डी है, ठीक है, तो डेंसिटी डी है, राइट ना, तो इसका मास क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू, बोलिए जरा, m मास कितना हो जाएगा इसका, m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू v इंटू डी, होता है क्या ना, v इंटू डी, ठीक है, राइट ना। अब देखो इस फार्मूले को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए एक कोई आपके पास कॉपर का वायर है, ठीक है, जरा देखिए हम इस कॉपर के वायर को अपन किसी फोर्स F अप्लाई करके खींचा, फोर्स F अप्लाई करके खींचा, ठीक है, यहाँ और तो और जरूरी नहीं है फोर्स F अप्लाई करके खींचा आपने क्या किया जानते हो, इसको मेल्ट कर दिया, क्या किया, मेल्ट कर दिया, ठीक है, मास लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक। एक थिक कॉपर का, मान लीजिए एक थिक है कॉपर का, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मान लो कॉपर का है, इसको तुमने गर्म किया और गर्म करके पतला वायर बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मास में लॉस यदि नहीं हो तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पर क्या है, इसका रेडियस मान लीजिए कि रेडियस क्या था, फॉर एग्जांपल r1, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, a इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, इसका लेंथ क्या है भैया L1, ठीक। अब इसी को ये इतना लंबा हो गया, ये L2 हो गया, क्या हो गया, L2 हो गया। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम हो गया ना, A2 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर हो गया। अब इस कंडीशन में सोचो जरा, या मेल्ट करने के कंडीशन में, ये किसी भी और कंडीशन में यदि मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो फिर ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू ए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर L2, होगा कि नहीं, ओके। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर क्या होता है, मास भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए यहाँ पर, ये यहाँ लिख देता हूँ इसको,
रो इसको ऊपर नीचे यदि एल से मल्टीप्लाई किया तो नीचे एल इंटू ए वॉल्यूम हो जाएगा, तो रो इंटू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम भी। यदि मान लीजिए ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की जाए तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एल इंटू ए तो वॉल्यूम नहीं हो गया, वी बाय ए स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर दिस। अब यहाँ देखो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पर इस फार्मूले से क्या हो गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बड़ी मजेदार चीज है ना, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड, राइट, ठीक है। अब देखो इसको मास के टर्म्स में यदि रिप्रेजेंट करना है अपन को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R इज इक्वल टू आपने दो टाइप का रो L बाय ए को आपने लिखा दो टाइप का, नहीं, रो इंटू एल स्क्वायर बाय वी, ठीक है जी, और रो इंटू वी बाय ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर वॉल्यूम वी को आप रिप्लेस कर सकते हो एम बाई डी से, तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू एल स्क्वायर डेंसिटी डी ऊपर हो जाएगा बाय एम। ओके, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, रो इंटू वॉल्यूम वी को हटाना है एम बाई डी से, तो एम और ए स्क्वायर इंटू डी, ठीक। अब देखिए कोई मटेरियल लेते हैं आप, यहाँ मजेदार चीज, कोई मटेरियल लेते हो या कोई कंडक्टर है उसका कोई दो, अब यहाँ दो कंडक्टर लिया, उसके दोनों सेम मटेरियल का है, उसका लेंथ सेम है, सेम मटेरियल लेंथ सेम, यहाँ पर सेम मटेरियल लेंथ सेम, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, मटेरियल सेम, ये दोनों रो और डी, ठीक है, मटेरियल सेम तो रो एंड डी मस्ट बी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ अलग अलग है, ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। ओके, ठीक है, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन मास, राइट ना, लेकिन दिमाग चलाते हुए, राइट ना, जैसा जैसा कंडीशन रहेगा वैसा क्वेश्चन बनाएंगे बिंदास। ओके, अब देखिए जरा टेम्परेचर का भी देख लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर से कैसे होगा, अभी आपने रेजिस्टिविटी के बारे में देखा, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है, आप लोग जानते हो कि रो इज इक्वल टू रो, ये टी नहीं लिखता हूँ, ये छोटा टी लिख देता हूँ, चलेगा, रो टी रो नोट, ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 0, ठीक है, टी माइनस 0 डिग्री सी, राइट ना, टी माइनस 0 डिग्री सी। ओके, तो ये फार्मूला क्या हो गया, रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी डिग्री सी, ये क्या टेम्परेचर डिफरेंस है भाई, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है, तो इसके लिए भी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा बिंदास, तो R T डिग्री सी इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी डिग्री सी, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, राइट ना। तो उसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर ये क्या है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, जैसे मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक वगैरह के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब क्या हो गया, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस मेटल का बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का कम होगा, डाउन होगा, नीचे होगा, ठीक है। यदि कांस्टेंट मैग्नेटिक आप लेते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके रेजिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब देखो
यहाँ पर ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल बनाया होगा, राइट। अब जैसे 11th क्लास में 12th क्लास में जेई वगैरह के लिए क्या करते हैं, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे दो वायर लिया है, एक की रेजिस्टिविटी, एक का जो है अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है, राइट, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट, ठीक है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, इस टाइप की चीजें पढ़ते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई वायर है, उसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसका एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बना देता हूँ, डिराइव करेंगे हम लोग मेन क्लास में, ओके, ठीक है। जैसे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट अल्फा 1 है और इसका 0 डिग्री सी, एट 0 डिग्री सी जो रेजिस्टेंस है ना वो R0 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर है आपका, समझ गए प्यारे, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2 है, एट 0 डिग्री सी, जानते हो, एट 0 डिग्री सी इसका रेजिस्टेंस जो है ना R0, इसका R0 2 ले लेते हैं, इसका R0 1 ले लेते हैं, ठीक है। और जब अपन इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, मतलब ऐसा कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, आप लोग जानते हैं सीरीज का मतलब होता है लेंथ का बढ़ना, पैरेलल का मतलब होता है ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये अल्फा 1 अल्फा 2 जानते हो। तो इसका कॉम्बिनेशन का क्या होता है जानते हो, अल्फा 1 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा 1 2 इज इक्वल टू, ये कितना होता है जानते हैं, R0 अल्फा 1 R0 इंटू R0 1 अल्फा 1 प्लस R0 2 अल्फा 2 बाय, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस R0 2, R0 1 प्लस R0 2, दिस कैन बी डेराइव्ड, इसको हम लोग डेराइव कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक। तो आज आपने देखा रेजिस्टेंस में कैसे क्या क्या करते हैं, 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा, 11th और 12th में जेई और नीट में क्या करते हैं, मेनली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, रो जो होता है ये वेरिएबल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को भी वेरिएबल लेकर के, शेप साइज सिमेट्रिक होता है 10th क्लास में, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सिमेट्रिक हो जाता है, थोड़ा सा स्टेप्स आगे बढ़ा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सब नोटबुक में करते जाने का, आपको PDF मैंने भेजा है, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर हम आपको देने वाले हैं वो किसका देंगे, सेल का, सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, सेल बैटरी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए जय हिंद।